हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और इसी आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आपके सामने मैं एक और सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। ये सैम्पल पेपर क्लास 10th का है, साइंस का ये सैम्पल पेपर रहेगा। और इस वीडियो में मैं आपके सामने फिर डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन ए, जो कि बायोलॉजी का होने वाला है। और हम डिस्कस करेंगे जितने एमसीक्यूज में है और 2 एसेशन रीजन क्वेश्चन इस पेपर में है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या उनके आंसर बनते हैं और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कैसे आपकी प्रिपरेशन हो रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर उसको थोड़ा और हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और एडवांस बना सकते हैं, आप जो भी अपने विचार हैं आप कमेंट में जरूर बताइए। और हम इस सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, ये बायो का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्या कहता है वो देखिए, इसका आंसर क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। ये जो क्वेश्चन है ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर से है और ये न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से लिंक कर रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फूड है वो ब्रोक डाउन हो रहा है बाहर, बॉडी के बाहर, और देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन उसका हो रहा है। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है, किस ऑर्गेनिज्म में ये टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, लाइस। ठीक है, देखो अमीबा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मशरूम फंगस हो गया, पैरामीशियम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अगेन अमीबा और पैरामीशियम दोनों यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लाइस क्या होता है, लाइस एक इंसेक्ट में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनमें से, अमीबा जो होगा वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरामीशियम होलोजोइक न्यूट्रिशन, लाइस जो होगा वो सकिंग करता है, वो एक पैरासाइट होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, मशरूम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम। मशरूम फंगस आता है और फंगस क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो मशरूम क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा। ओके, मशरूम को हम राइट आंसर बोलेंगे क्योंकि मशरूम क्या होता है, एक फंगस होता है और फंगस किस टाइप का न्यूट्रिशन रखता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन रखता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी से बाहर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उस पर क्या करता है, केमिकल को रिलीज करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, और वो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, देन उसके बाद में से जो एनर्जी निकलती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा कौन सा, मशरूम। मशरूम इज द राइट आंसर, किसका, जो बॉडी से बाहर फूड का डाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट का क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अभी हमने डिस्कस करा ना डाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो क्या होते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, डाइजेस्ट हो सकते हैं, कह सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि इनमें से कौन सा जो फीचर है वो रिलेट करता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी है रिमेन इनर्ट, फिर है परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम, और डी है ऑप्शन में हार्म द इकोसिस्टम। सो अभी मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में समझा दिया है कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसे। अब देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन, गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं यूजुअली कहाँ पे होते हैं, सेंस ऑर्गन पे होते हैं हमारे, और गैस्ट्रिक रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं उस पर जो नर्व सेल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे हमारी जो आइज़ है वो किसके लिए है, वो हम विजन के लिए हैं, देखने के लिए हम कब देख पाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में देख पाते हैं। जो लाइट होती है वो टकरा करके आंखों में आती है और हमें जो इमेज होती है वो हमारी आंखों में इमेज बनती है। ठीक है, तो जो लाइट के रिसेप्टर्स होते हैं वो आंखों में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ऐसे ही गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये होते हैं टंग में। ठीक है, गैस्ट्रिक जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टेस्ट का हमें फील कराते हैं कि टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है ना, तो ये इसका फील कराते हैं। नोज में ये भी डिस्कस कर लेते हैं, नोज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, आइज में कौन से होते हैं, ये होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ईयर में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो ईयर में रिसेप्टर्स होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is, a farmer want to grow banana plants genetically similar enough to the plants already available in his field. Which one of the following methods would you suggest for this purpose? ठीक है, एक फार्मर है, वो जो बनाना उसकी फील्ड में जो बनाना वाली क्रॉप हो रखी है, वो चाह रहा है कि सेम यही जो वेराइटीज़ है उसके आगे आने वाली या फिर जो भी वो क्रॉपिंग कर रहा है उसमें भी ये सेम टाइप के ही बनानास ग्रो हों। तो इनमें से कौन सा मेथड सेलेक्ट करेगा, आपको बताना है, सजेस्ट करना है उस फार्मर को। ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या है इसमें से, पहला ऑप्शन है रीजनरेशन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और चौथा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए रीजनरेशन होता क्या है, वापस से जनरेट करना,
ठीक है। बट रीजनरेशन जो होगा वो तो प्लांट में हम लोग देखते नहीं है ना रीजनरेशन की प्रोसेस को। और बर्डिंग बर्डिंग जो होता है ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, बहुत सारे बच्चों से प्लांट की कैटेगरी में बोल देते हैं। ठीक है। बर्डिंग जो होता है किसमें, बर्ड एक नया आउटग्रोथ, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से एक न्यू इंडिविजुअल एक आउटग्रोथ के फॉर्म में बर्ड फॉर्म में डेवलप होता है धीरे धीरे। जब वो मिच्योर हो जाता है तो अपनी पेरेंट्स बॉडी से डी अटैच होकर के फिर दोनों एग्जिस्ट करने लगते हैं, दोनों सर्वाइव करते हैं, उसको बर्डिंग बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वेराइटीज आएंगी, वेरिएशन आएगा। और जब वेरिएशन आएगा तो जेनेटिकली सिमिलर कैसे रहेंगे वो थोड़ा सा। ठीक है। तो वो जो फार्मर चाह रहा है वैसी कंडीशन नहीं हो पाएगी उसके फील्ड में। और रीजनरेशन हम देखने को मिलता है, हमें कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे स्पाइरोगायरा है ना, तो उनमें हमें हाइड्रा है, उसमें भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो जो एक ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है क्या बेटा, ये एक्चुअल में प्लांट में देखने को मिलता है हमें। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल एक टर्म आता है। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द फ्लावर, फ्लावर को छोड़ करके अगर उससे नया प्लांट फॉर्म हो सकता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल बोलते हैं। और उससे नया प्लांट फॉर्म होने की प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सो बनाना के रूट से, स्टेम से, या फिर किसी अदर पार्ट से, बेसिकली बनाना के तो रूट से ही स्प्रेड होता है, फैलता है। ठीक है। तो रूट से अदर प्लांट्स को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है। नॉट बनाना, अदर भी और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उनकी रूट को हम लोग कट करके लगाते हैं, तो सेम वही टाइप का प्लांट होगा, बिल्कुल एक्जैक्ट कॉपी होगा, कोई भी वेरिएशन उसमें से नहीं आएगा। ठीक है। तो हम उस फार्मर को क्या सजेस्ट करेंगे, हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो व्हाट विल बी द आंसर, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके। नाउ let's talk about the next question, question number 5. Question number 5 is, now in 1987, in 1987 an agreement was formulated by the United Nations Environment Program UNEP to freeze the production of X to prevent depletion of Y. X and Y respectively referred here are। ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि UNEP इन 1987 उन्होंने एक एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया था। उस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था कि जो एक हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन हम फ्रीज कर रहे हैं, मतलब इसको हम प्रोडक्शन नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। उसका नाम बताना है आपको, यहाँ पे एक्स उसे डिनोट कर रखा है, जो प्रिवेंट करता है। ठीक है। किसको, टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ वाई, कि वाई का डिप्लीशन को रोकेगा थोड़ा सा, जो वाई में जो डिप्लीशन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, इसका प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स और वाई इस कंटेंट में जो अभी UNEP के उसमें बात करें हम, इनमें एक्स और वाई क्या है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अवर इन्वायरमेंट चैप्टर से। और इसमें जो बात हो रही है वो बात हो रही है बेटा किसकी, ओजोन डिप्लीशन की बात हो रही है। और कौन सी गैस ओजोन को डिप्लीट करने में रोल प्ले करती है, तो और कौन सी गैस रोल प्ले करती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। वो ओजोन को क्या करती है, डिप्लीट करती है। तो इनमें से एक्स और वाई आपको रिस्पेक्टिवली पहले एक्स बताना है, देन उसके बाद वाई बताना है। सो ऑप्शन ए ओजोन एंड CFC। यहाँ पे देखो ओजोन हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए को करेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ए पूछ रहा है एक्स और फिर क्या है वाई इधर, तो पहले आपको एक्स का बताना है। तो एक्स अगर वाई ओजोन आप एक्स रख दो तो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। CFC एक्स गैस होगी। ठीक है। और क्या डिप्लीट हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, तो राइट आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से। अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। एक्सरसाइज दिस हैपन ड्यू टू द, अभी इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज ही होगा, हैवी वर्कआउट या एक्सरसाइज होगा, अभी जो भी होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है, वैसे एक्सरसाइज से रिलेट कर रहा है। दिस हैपन ड्यू टू द, ये किसकी वजह से होता है बोला कि अब ये फिर से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से आ गया, मीन्स लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से आ गया और टॉपिक हो गया रेस्पिरेशन। तो ये तो हमने बात पहले भी कर लिया कि जो मसल्स में क्रैम्प आता है वो क्यों आता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कब, जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उस केस में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है तो मसल्स में जो नीड होती है एनर्जी की, है ना, एनर्जी को तोड़ा जाता है, तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, वहाँ पे कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होने लगती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है कब होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगेन। ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे देखिए, इन अक्रॉस, ये जेनेटिक्स का आ गया अगेन। इन अक्रॉस प्योर टॉल पी प्लांट कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट स्मॉल टी द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन वर all tall। ठीक है। when F1 generation was self crossed the gene combination of the offspring of F2 generation will be, जो जीन कॉम्बिनेशन होगा F2 जनरेशन का वो क्या होगा। अब ये कह रहा है बेटा मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये सीधे सीधे बोल रहा है आपको कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, एक मिनट, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हम जब क्रॉस करते हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन दिखाओगे आप सबसे पहले इसमें, वैसे ये तो MCQ है बट मैं फिर भी आपको बता दूं। तो क्या होगा, F1 में क्या होगा, सारे के सारे क्या निकलेंगे, टॉल निकलेंगे, ये बोल रहा है। फिर F2 में कह रहा है कि पेरेंट्स हो जाएंगे, इसका हम सेल्फ क्रॉस करते हैं तो ये पेरेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैपिटल टी, ये आ गया स्मॉल टी, इसके गैमेट कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको उठा करके इधर रखते हैं थोड़ा, ठीक है, स्क्वायर मेथड से इसको क्रॉस करते हैं,
कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख दें, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दें। अब क्रॉस करते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में यहाँ पे होता है, ठीक है। देन इसका क्रॉस इस वाले का क्रॉस इसके साथ में यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी लास्ट में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये करेंगे जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये फिनोटाइप नहीं पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछ रहा है, ठीक है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन कौन कौन से जीन का कॉम्बिनेशन हमें F2 में देखने को मिलेगा। तो बेटा ये देखो कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी दो आ गए यहाँ पे, स्मॉल टी, तो ये तीनों इसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 है वो है एसर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन जो हैं वो आप लोगों को पता होगा। 4 ऑप्शन क्या होते हैं, देखिए। ऑप्शन ए जो होता है बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बी होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑप्शन। अब नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एसर्शन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले वो पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू ए सेक्सुअल मोड। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल की वो एक ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा रहती है जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। किसके कंपेयर में, मोर देन द ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बात सही है, क्यों बात सही है अब उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्योंकि ए सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। और वेरिएशन नहीं होगा आएगा अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म या तो एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसकी वो लॉस हो सकता है ना, इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से। तो ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो वेरिएशन आता है वो हेल्पफुल बेनिफिशियल हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, इन्वायरमेंट के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑलवेज बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वेरिएशन जो चेंजेस आते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वेरिएशन उसमें देखने को मिलता है, वो ऑलवेज उसमें क्या करता है, उसके सर्वाइवल में बेनिफिट देता है उसे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। कौन सा, एसर्शन का। अभी देखिए इसका रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। ये कह रहा है खुद ही कि वेरिएशन जो होता है, क्यों आप इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी है एक ऑर्गेनिज्म की, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं ना सीधे सीधे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बनाने में हेल्प करता है, और नेचुरल जो रिप्लेनिशमेंट है, मतलब नेचुरल जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको वापस फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर वो डिग्रेड होगा धीरे धीरे, तो उसमें से जो उसके मिनरल्स होंगे धीरे धीरे सॉइल में घुल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई। जब भी कोई डिग्रेड होता है तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो सराउंडिंग या नेचर में घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रीजन के स्टेटमेंट की बात करें। इट इज ड्यू टू द, अभी देखो खुद कह रहा है इट इज ड्यू टू द, ये मतलब ये इस पे एक्सप्लेन करने पे जा रहा है। अभी इसमें भी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर। इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेटा यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। गड़बड़ क्या हो रही है वो देखिए, गड़बड़ ये हो रही है कि ये तो स्टार्टिंग तो इसने सही पकड़ी थी, लेकिन इसने बाद में क्या बोल दिया, देखिए। इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे इनऑर्गेनिक आ गया, अगर यहाँ पे ये ऑर्गेनिक होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। भैया बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो किसको बोलेंगे हम राइट आंसर, अगर मानो कि आपका सीधे सीधे अगर ए सही है और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है रॉन्ग है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चैनल को थोड़ा शेयर करिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, या अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जो 10th में है, या फिर जो बायो वाले सेक्शन में है, जिनको अभी नीड है स्टडी की, ठीक है, जिनके एग्जाम काफ़ी पास में है, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।